हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर इफेक्टिव स्टडी। आज की वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है। तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। बी ऑप्शन सही है इसमें। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है केवल भारत, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन देख के टिक नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए चारों ऑप्शन देखना जरूरी है। अब इसमें भारत भी दे सकता है प्लस और भी दे सकता है, जैसे म्यांमार दे दिया। तो हाँ, यानी कि हमें फर्स्ट ऑप्शन देख के टिक नहीं करना है, चार ऑप्शन देखने हैं। तो इसमें क्या होगा, भारत और म्यांमार। और इसमें पॉइंट देखते हैं, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है तो कितने किलोमीटर बनाता है। 4097 किलोमीटर। इसको भी नोट करना डेटा को। ये पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर बनाता है भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा। 4097 किलोमीटर। सेकंड पॉइंट है कि बांग्लादेश है किन किन राज्यों के साथ बनाता है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हैं, पांचों को नोट करना और रिवीजन करना। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हैं। 5 राज्यों के साथ ये स्थलीय सीमा बनाता है, पांचों को नोट करना। इनमें से क्वेश्चन दे सकता है कि कौन से राज्य के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता। तो इनमें से एक चार ऑप्शन आएंगे, चारों में से 3 इनमें से आएगा क्वेश्चन, एक जो नहीं बनाता। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और स्थलीय सीमा की लंबाई भी पूछ सकता है। तो आपको डेटा को याद रखना 4097 में। तो दोनों पॉइंटों को नोट करना अच्छे से और रिवीजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो कौन सा करता है, पाक जल डमरू। बी ऑप्शन सही है इसमें। इसमें भारत का कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। आप क्वेश्चन को यहाँ पे एक तमिलनाडु जरूर लिखना, फिर भारत ब्रैकेट में लिखना और श्रीलंका। तमिलनाडु जरूर लिखना, आपको इससे क्या है, राज्य का नाम भी याद हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट लिखना, बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है कौन, पाक जल डमरू। बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से क्या करता है, जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी जोड़ता है पाक जल डमरू। इस पॉइंट को भी नोट करना, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को लिखना और राज्य को जरूर लिखना। ये राज्य किस भारत में, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा है, पाक जल डमरू। और इसमें भारत का राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। और ये भी नोट करना, बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है कौन, पाक जल डमरू। दोनों पॉइंटों को नोट करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, कोची को कहा जाता है। इसे अरब अरब सागर की रानी क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी। क्यों, इसको इंग्लिश में भी जरूर लिखना, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। इंग्लिश में भी लिखना है, इंग्लिश में दे सकता है ओनली, इंग्लिश में दे के। और आपको क्या करना है, कोची आंसर आएगा इसका। सेकंड है इसमें मसाला। मसाला व्यापार का केंद्र कहाँ बनाया गया था, मसाला व्यापार केंद्र कोची में बनाया गया था। इसको भी नोट करना, सेकंड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट है, पुर्तगालियों ने अधिकार किया था कोची पे, तो कब किया था, कब किया था, 1503 में। कहाँ पे किया था, कोची में किया था 1503 में। इस ईयर को नोट करना अच्छे से और याद रखना 1500 कब किया था, 1503 में। कहाँ पे किया था, कोची में किया था। और किसने किया था, पुर्तगालियों ने। और मसाला व्यापार केंद्र कहाँ पे है, कोची में।
अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। तो तीनों पॉइंटों को अच्छे से नोट करना और रिवीजन करना। इन पॉइंटों और क्वेश्चनों को नोट करते जाना और रिवीजन जरूर करना नोट करने के बाद, ताकि आपका दिमाग में क्लिक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के मान ढलान भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है इसमें। आप इस क्वेश्चन को पूरा लिखना और लिखने के बाद इस पॉइंट को दोबारा लिखना कि भारत के मान ढलान किसे कहा जाता है। इसको अलग से पॉइंट बना के या क्वेश्चन बना के लिखना कि भारत के मान ढलान किसे कहा जाता है। पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन दे सकता है ओनली कि ओनली पूरा क्वेश्चन नहीं दे सकता। ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है और एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत के मान ढलान किसे कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को, इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। इसका सेकंड नाम भी लिखना आप, सेकंड नाम भी दे सकता है सह्याद्री। इसको जरूर लिखना सेकंड नाम को। वो पश्चिमी घाट ना दे के क्या दे सकता है? सह्याद्री दे सकता है। अब इसमें एक और पॉइंट लिखना, इसका विस्तार। इसका विस्तार है गुजरात से तमिलनाडु। गुजरात से तमिलनाडु कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से तमिलनाडु लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? लगभग 1600। इसको बराबर करके लिखना, जरूरी नहीं पर इसका विस्तार जरूर याद रखना और नोट करना, गुजरात से तमिलनाडु। और इसका सेकंड नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट भी बोला जाता है और इसे भारत का मान ढलान भी कहा जाता है। इसको, इन पॉइंटों को अच्छे से नोट करना और इस पर स्टार डालना। ये क्वेश्चन आता है और आ चुका है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में यह शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? हिंदू कुश नहीं आता भारत की पर्वत श्रृंखला में। भी ऑप्शन इसमें सही है। अरावली आता है, सतपुड़ा आता है, विंध्या आता है। अरावली का सबको पता है कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो पहला देखते हैं, हिंदू कुश देखते हैं पहले। हिंदू कुश का कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये अफगानिस्तान में आता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के मध्य फैला हुआ है। सेकंड अरावली, ये सबको पता है। अरावली कहाँ से कहाँ तक है? ये भारत में आता है, गुजरात से दिल्ली। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये हिंदू कुश का भी पूछ सकता है वो। तीसरा है सतपुड़ा का लिख देते हैं, गुजरात से छत्तीसगढ़। चारों पर्वतों को नोट करना और रिवीजन करना। चौथा है विंध्या पर्वत। ये राजस्थान से बिहार तक। चारों नोट करना और चारों में से विस्तार वो पूछ सकता है कि विंध्या का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सतपुड़ा का कहाँ से है, या अरावली। अरावली का सबको याद होगा, गुजरात से दिल्ली। सतपुड़ा का आपको याद हो गया, गुजरात है इसमें और अरावली में भी गुजरात से चालू होता है। सतपुड़ा का और कहाँ तक है? छत्तीसगढ़ तक। हिंदू कुश का भारत में नहीं आता है, तो हिंदू कुश का कहाँ से कहाँ तक है? अफगानिस्तान से पाकिस्तान के मध्य है। और इस पे भी इम्पोर्टेंट डालना, स्टार डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? जुंको तबोई। इसको इंग्लिश में लिख लेना, अगर हिंदी में दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश में लिखना जुंको तबोई। और ये एवरेस्ट की चोटी पर कब चढ़ी थी? 16 मई। इस डेट को भी लिखना नाम के आगे, 16 मई 1975 को। कौन थी ये? पहली महिला थी जो माउंट आबू एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली फर्स्ट महिला थी ये। इसको अच्छे से देखना और नाम अच्छे से याद रखना। थोड़ा अटपटा सा नाम है, एक दो बार करोगे याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुबाली कर्नाटक में मुख्यालय वाले ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है। तो किस क्षेत्र ने शुरू किया है? दक्षिण पश्चिम रेल ने शुरू किया है। किसका? ईंधन का और बायोडीजल का प्रयोग। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने शुरू किया है बायोडीजल का और ईंधन का। इसको भी नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इस सबको आंसर आता होगा, हैदराबाद। ए ऑप्शन सही है इसमें। और जो हैदराबाद है एक और राज्य की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की तो है, अभी एक और राज्य की, दो राज्यों की राजधानी है, तेलंगाना। इसको भी लिखना, आंध्र प्रदेश और फिर डॉट लगाना तेलंगाना, और इसकी राजधानी लिखना क्या? हैदराबाद। और ये कब तक है? 2024 तक है ये। इसके बाद क्या हो जाएगी? अमृतावती। किसकी? आंध्र प्रदेश की। तो इसलिए अभी हैदराबाद है, इसको अभी हैदराबाद याद रखें, अभी डाउट में नहीं लाएं, अभी हैदराबाद याद रखें। और तेलंगाना की भी राजधानी क्या है? हैदराबाद। दोनों की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड की राजधानी, तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है? ये भी आंसर आता होगा, कोहिमा। क्या है? कोहिमा। हाँ, ये नागालैंड है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। इसको भी नोट करना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नागालैंड, किस देश के साथ बनाता है? म्यांमार के साथ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 को। स्थापना लिखना यहाँ पे कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1963 को। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। तो 3 पॉइंट हो गए आपको, तीनों को नोट करना। ये रिपीट हो सकता है, राजधानी पूछ सकता है दोबारा, या वो पूछ सकता है नागालैंड किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, स्थापना भी पूछ सकता है। तो 3 पॉइंट हो गए यहाँ से आपके। इन पॉइंटों को नोट करते जाएं अच्छे से और रिवीजन जरूर करना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। ए ऑप्शन से इसमें। आप ट्रिक्स लगा के कई याद रख सकते हो, जैसे फूल। अब ये इसमें दिया है कि फूलों की घाटी। अब फूल है, फूलों को सूंघते क्या हो जाते हैं हम? गदगद हो जाते हैं। फूल, गुलाब का फूल होता है या गेंदे का फूल होता है, कई फूल होते हैं, उसको सूंघते क्या हो जाते हैं? गदगद हो जाते हैं। और जहाँ पे उद्यान होते हैं या बगीचा होता है, बहुत सारे फूल होते हैं, तो वहाँ पे क्या खुशबू होती है, फूलों की घाटी। तो क्या हो जाते हैं? वहाँ गदगद हो जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं। तो यानी कि फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जहाँ पे हम खंड खंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खंड खंड। फूलों को सूंघते क्या हो जाते हैं? खंड खंड हो जाते हैं। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में। और इस पे इम्पोर्टेंट डालना और पॉइंटों को नोट करना। क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो किसकी नहीं करती है? हरियाणा की नहीं करती। सी ऑप्शन से इसमें। अब पॉइंट देख लेते हैं पहले कि पाकिस्तान किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये राज्यों के नाम नोट करना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए। चारों राज्यों को नोट करना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान किन राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन दे सकता है, इनमें से ये दे सकता है नहीं बनाता है। ये भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान किन राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, या ये भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान किन देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दोनों क्वेश्चन को नोट करना, या राज्य और राज्यों के नाम अच्छे से याद रखना। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 4 राज्य हैं। दूसरा देखते हैं अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। ये किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर के साथ बनाता है। ओनली एक राज्य है, एक राज्य लिखना यहाँ पे। तीसरा है चीन,
चीन किस देश के साथ बनाता है? चीन किन किन राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य के साथ बनाता है। 5 राज्य से लिखना यहाँ पे। चौथा है इसमें बांग्लादेश। पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने बांग्लादेश के कौन कौन से राज्यों के साथ बनाता है। इसको दोबारा लिखना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हैंड टू हैंड याद भी हो जाएगा। तो कौन से हैं? पहला है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये भी 5 राज्यों के साथ बनाता है बांग्लादेश। 5वां देखते हैं म्यांमार। म्यांमार में एक पता है आपको, पिछले क्वेश्चन में देखा था, कौन सा है वो? नागालैंड। नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर और मिजोरम। कितने राज्यों के साथ बनाता है? 4 राज्यों के साथ बनाता है म्यांमार। और छठा देश है इसमें नेपाल। नेपाल को भी लिखना आप। नेपाल किस राज्यों के साथ बनाता है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये कितने राज्यों के साथ बनाता है? 5 राज्यों के साथ बनाता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्य हो गए। तो 5 राज्य के कितने हो गए आपके? 3 देश हो गए। चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया और नेपाल हो गया। एक देश का जो एक राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है अफगानिस्तान, और जो 4 राज्यों के साथ बनाता है वो हो गए 2, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो राज्यों को अच्छे से याद करना और नोट जरूर करना। नोट करने से पहले 1-2 बार रिवीजन देखना, देख के फिर रिवीजन करना और नोट करना, फिर 1-2 बार दोबारा रिवीजन करना, हो जाएगा। जिसमें आपको बांग्लादेश का तो याद हो गया होगा, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। और म्यांमार में एक आपको पता ही है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो आपको इस तरह से धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी द्वीप मजूली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। ये मजूली जो है द्वीप, ये असम में स्थित है। इसको याद रखना। ये अलग से भी पूछ सकता है कि मजूली नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है। ये असम में स्थित है और ये भारत का एकमात्र क्या है? द्वीप जिला मजूली। मजूली और फिर ब्रैकेट में लिखना असम। असम लिखना। अब इसमें एक और पॉइंट जरूर नोट करना, जो मजूली है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसको भी नोट करना अच्छे से, कि ये पूछ सकता है कि मजूली जो है, सॉरी, ये पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मजूली। और ये कहाँ पे स्थित है? ये असम में स्थित है। क्या ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। तो दोनों पॉइंटों को, इसको पॉइंट को भी नोट करना और इस क्वेश्चन को भी नोट करना। और असम याद रखना, इसका आंसर क्या है? असम। मसूली कहाँ पे है? असम में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हट्टी कोल्स माइंस कहाँ स्थित है? हट्टी कोल्स माइंस कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। क्या आंसर है इसका? कर्नाटक। अब इसके याद कैसे रखोगे कि हट्टी कोल्स माइंस कहाँ स्थित है? तो हट्टी कोल्स आपको कैसे याद रखना है? आपने KGF मूवी देखी होगी, चैप्टर फर्स्ट वाली, उसमें देखा होगा, उसमें कई आदमी काम कर रहे थे तो पतले पतले थे। कैसे थे? पतले, क्योंकि माइंस में काम करते करते क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं, उनकी हड्डी दिखने लग जाती हैं। यानी कि जहाँ ऐसे माइंस जहाँ पे आदमी की हड्डी दिखने लग जाए शरीर की, तो वो क्या है? कांटा हो जाते हैं सूख के, यानी कर्नाटक। इस तरह से आप ट्रिक्स बना के याद रखना। KGF में भी देखा होगा आपने, पतले काफ़ी काफ़ी पतले लोग थे वहाँ पे, इनकी हड्डी दिखने लगी थी। और काफ़ी मोटे थे, काफ़ी जिनकी नहीं दिखती थी। तो आप काफ़ी लोग थे जहाँ पे हड्डी दिखती। तो हड्डी गोल्ड माइंस कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, यानी कांटा हो गए। क्या हो गए थे? कांटा हो गए। इस तरह से कई ट्रिक्स बना के आप याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये ऑप्शन सही है इसमें। ये 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितने? 7500 फीट। कौन? क्रिकेट का मैदान। और कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये कब बनाया गया था क्रिकेट का मैदान? 1893 को। इसको भी नोट करना और इसकी ऊंचाई को भी नोट करना। लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हिमाचल में। और एक दो बार इस क्वेश्चन पर मोज डालना, एक दो बार क्वेश्चन को देखना कि भारत का समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। एक दो बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश, 7500 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ककर रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किसके होकर नहीं गुजरती? तो किस में होकर नहीं गुजरती? मणिपुर। आपको मणिपुर याद नहीं रखना है कि हमें कि मणिपुर ऑप्शन में है तो मणिपुर याद, तो मणिपुर आपको याद नहीं रखना है। आपको वो ये राज्य याद रखने हैं जो जिसमें से ककर रेखा होकर गुजरती है। तो 8 राज्य हैं, 8 को नोट करें। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, क्रम से देखेंगे। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, दूसरा कौन सा है? राजस्थान। तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, MP। चौथा कौन सा है? छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा है? झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल। सातवां त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और आठवां कौन सा है? मिजोरम। तो आपको 8 के राज्यों के नाम नोट करना है, याद रखना है। इसको मणिपुर को याद नहीं रखना है कि अब ये ऑप्शन यही सेम आएगा, नहीं। आपको 3 तो यही याद यहाँ से हो गए ऑप्शन से, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। बच्चे 5 को नोट करना है, एक दो बार नोट करोगे हो जाएगा। और मणिपुर को याद नहीं रखना, इस चेंज हो सकता है ऑप्शन। मणिपुर की जगह दिल्ली दे सकता है या केरल दे सकता है, तो और भी ऑप्शन दे सकता है। इसलिए आपको मणिपुर नहीं करना है, 8 के नोट करना है और रिवीजन करना है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से एक दो बार फिरोगे हो जाएगा और नोट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये सबको आंसर आता होगा। इसका आंसर क्या है? राजस्थान। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है थार का रेगिस्तान। ये थार का रेगिस्तान भारत में, यानी राजस्थान में स्थित है, यानी कि भारत में प्लस पाकिस्तान में भी स्थित है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इन ऑप्शनों की जगह वो दे सकता है, क्वेश्चन ये दे सकता है कि थार का रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट में देगा कि भारत, B ऑप्शन देगा कि पाकिस्तान, C ऑप्शन दे सकता है भारत प्लस पाकिस्तान, और D ऑप्शन दे सकता है इनमें से कोई नहीं।
तो आपको ऑप्शन क्या करना है, सी ऑप्शन से करना है, यानी कि भारत और पाकिस्तान। आपको ए टिक कर देख के टिक नहीं करना है। आपको कई को होता है कि हाँ यह भारत में है, लेकिन भारत में है, भारत में 85% एरिया कवर करता है थार का रेगिस्तान। पाकिस्तान में कुछ एरिया कवर करता है इसका, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन है दोनों में। तो आपको ऑप्शन भारत और पाकिस्तान वाला करना है, ऑप्शन जिसमें भारत और पाकिस्तान दिए हों दोनों। एक भारत वाला नहीं करना है आपको। अगर पाकिस्तान नहीं दिया होता तब आपको भारत करना है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना और ऑप्शन को दोबारा लिखना, ऑप्शन बना के दोबारा लिखना इन क्वेश्चनों को। इसका आंसर तो राजस्थान है, उत्तराखंड या एमपी गुजरात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो कौन से वन प्रकार के हैं? पर्णपाती वन, ए ऑप्शन सही है इसमें। अब इसमें देखते हैं ये पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और दूसरे कौन से प्रकार के होते हैं? उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन। इस फर्स्ट पॉइंट को नोट करना कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो पर्णपाती वन है ये कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 70 से 150 सेंटीमीटर। इसको याद रखना, डेटा को नोट करना। 70 से 150 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वो दे सकता है सेकंड पॉइंट, तो आपको सेकंड पॉइंट भी नोट करना है। 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से वन? पर्णपाती वन। वो ऑप्शन में ऐसे दे सकता है कि जैसे कि 50 से 100 और 100 से 200, 70 से 150, ये इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन ये दे सकता है कि 50 से 150। तो यानी कि आपको क्या करना है, सी ऑप्शन सही करना है, यानी कि 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। ए ऑप्शन सही है इसमें। इसको क्वेश्चन को दोबारा लिखना और इसको ऑप्शन ऐसे डाल के दोबारा लिखना आप। इससे क्या आपको दिमाग में रहेगा कि ऐसी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दोनों पॉइंटों को नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो ये आपको सबको आंसर आता होगा। इसका आंसर क्या है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगर ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसको भी याद रखना, सेकंड नंबर डाल के नोट करना। फर्स्ट डालना इस पे कौन? मध्य प्रदेश, और सेकंड पर डालना अरुणाचल प्रदेश। अगर एमपी नहीं आता है तो अगर अरुणाचल प्रदेश आता है तो आपको अरुणाचल प्रदेश करना है, जहाँ पे सर्वाधिक वन है। और ये सबको आंसर है इसका पता था, क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन विश्व के डाइडियल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो कौन सा ब्लॉक है? मैंग्रोव। सी ऑप्शन सही है इसमें। ये भारत प्लस बांग्लादेश दोनों में स्थित है। ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और बांग्लादेश के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। कौन है? सुंदरबन। कौन से? सुंदरबन। और इसका एरिया देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट आप पॉइंट डाल के लिखना, सेकंड इसमें एरिया देख लेते हैं। किनका? सुंदरबन का 1,40,000 हेक्टेयर। कितने? 1,40,000 हेक्टेयर। और फर्स्ट पॉइंट को जरूर नोट करना, भारत और बांग्लादेश दोनों में है। भारत में किस में? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। और बांग्लादेश के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ये किसमें? दक्षिणी भाग में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव के तहत है? तो कौन से क्षेत्र में अभी देखा था? पश्चिम बंगाल में। ये 21 कितने क्षेत्र में? 2114 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना। कितने? पश्चिम बंगाल में 2140, पश्चिम बंगाल में 2114 वर्ग किलोमीटर में। तो डी ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित कौन सा है? तो कौन सा है? सुंदरबन। कौन सा है सबसे बड़ा? सुंदरबन है। किसका? मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्या है? क्षेत्र है ये। और वो भी क्या है? विश्व में, जो कि अभी देखा था भारत प्लस बांग्लादेश दोनों में। भारत के पश्चिम बंगाल में। भारत के कौन से? पश्चिम बंगाल में। वो ऑप्शन ये दे सकता है कि सुंदरबन किन किन देशों में? भारत और बांग्लादेश। इसको भी नोट करना, भारत और बांग्लादेश, जो पिछले क्वेश्चन में आप बता चुके हैं, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए हुए विकल्प में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो कौन सी है वो? रामसर सम्मेलन। और ये कब की गई थी? 2 फरवरी 1971 को। कब सम्मेलन किया गया था? 2 फरवरी 1971 को। इसको ईयर को क्या आगे लिखना। रामसर सम्मेलन कब की गई थी? 2 फरवरी 1971 को। अब इसमें 2 फरवरी को दिवस मनाया जाता है, वो भी नोट करना। दिवस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसको नोट करना। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस पे इम्पोर्टेंट डालना, और इस पे भी इम्पोर्टेंट डालना पॉइंट पे। इस दिवस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोयोटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था सम्मेलन? दिसंबर 1997 में। बी ऑप्शन सही है। देखो, सबको पता है कि हाँ दिसंबर में किया गया था, लेकिन हम क्या ईयर में कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसमें आपको सी में और बी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। चलो वो ए में और डी में नहीं होगा कि हाँ भाई 2000 में या 2004 में नहीं बनाया गया था, लेकिन 98 में था या 97 में था। तो आपको क्या 1-2 बार फेरना सम्मेलन, और 1-2 बार लिखना भी, तो आपको याद हो जाएगा। इसकी डेट भी लिख लेना। अगर डेट भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिसंबर से 11 दिसंबर 1997। कब है? 1997 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा संशोधन है वो? 13वें संशोधन है। डी ऑप्शन सही इसमें। और ये कब, किस ईयर में हुआ था? 2005 में। इस ईयर को ब्रैकेट में डाल के लिखना। ईयर को क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो 13वां संशोधन है वो किस ईयर में हुआ था? 2005 में। तो आप क्या करोगे? 2005, इसको ब्रैकेट में जरूर लिखना। अब एक और पॉइंट लिखना, उस पर स्टार डालना। पॉइंट है कि आर्टिकल किस आर्टिकल में ऐड किया गया था? 15। क्या? कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण। 21 आर्टिकल में, 15 में है। इसको स्टार डालना। आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और इस पर भी पूरा स्टार डालना। और तो कौन सा संशोधन है वो? 13वें संशोधन। और किस ईयर में? 2005 में। किस आर्टिकल में? 15 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो किसके बारे में 99वां संशोधन? राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ये 99वें संशोधन के बारे में बताता है ये, और इस पर भी स्टार डालना। संशोधन और जो आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वो उतने उसको रिवीजन करो, बार बार लिखो उनको। उनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए उनको बार बार प्रैक्टिस करना। उनकी आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की सूची दी हुई है? तो किस राज्य अनुसूची में दी हुई है? पहली अनुसूची में दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। किस विषय के बारे में? राज्यों और संघ राज्यों की सूची के बारे में। इसको ब्रैकेट में लिख लेना। आप क्वेश्चन पूरा लिखना और उसके फर्स्ट लिखना, फिर उसके बाद क्या आंसर लिखना, फर्स्ट अनुसूची, और दोबारा इसको ब्रैकेट में लिखना, राज्य और संघ राज्यों क्षेत्रों के बारे में। इस तरह से दोबारा लिखने इसको, इससे क्या है, लिखने से काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और याद भी हो जाता है आपका। और लिखने के बाद ज़रूर आप रिवीजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने से रोकती है। तो कौन सी रोकती है? स्ट्रेटोस्फीयर। सी ऑप्शन सही है इसमें। इसका हिंदी क्या है? समतापमंडल। कौन सा है? समतापमंडल हिंदी में बोला जाता है इसको। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे। स्टैंड मनी स्टैंड। अब कई टीचर या घर पे बोलते हैं स्टैंड हो जाओ, उदम कर रहे हो आप, खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो, आपको हिलना नहीं है। तो यानी कि वो लड़का क्या है, खड़ा हो जाता है हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है, फिर वो क्या है, हिलता नहीं है, यानी कि जम गया। समतापमंडल समताप का मतलब क्या है? जम गया। इस तरह से आप याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम है। तो क्या परिणाम है? वनों की कटाई। डी ऑप्शन सही है इसमें। ये भी सबको आंसर आता होगा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या है? वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या है? तो लाल होने का क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। सी ऑप्शन सही है इसमें। फेरिक ऑक्साइड होता है तो मिट्टी का रंग क्या है? लाल होता है। मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? लाल मिट्टी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लाल मिट्टी बोला जाता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। ये भी नोट करना अच्छे से कि फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल रंग का होता है, इसलिए लाल मिट्टी बोला जाता है। और इस पे इम्पोर्टेंट डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? लाल मिट्टी पर खेती करना क्यों कठिन है? क्योंकि जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है इसकी। किसकी? कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। इसमें वर्षा का पानी या पाइपलाइन का पानी क्या है, उसको क्या है, कम सोख पाता है, जिसके कारण वहाँ पे दलदल बन जाती है। तो दलदल में खेती करना क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। इसलिए ऐसी लाल मिट्टी में क्या है, खेती के लिए क्या है, बहुत टिपिकल है। वहाँ पे क्या है, जल धारण की क्षमता बहुत क्या है, कम होती है। और इसमें तत्व कौन से हैं जिसमें इसकी तत्व की कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में? फेरिक। कौन सी तत्व की कमी पाई जाती है? फास्फोरिक। फास्फोरिक अम्ल। कार्बोनिक तत्व। कार्बोनिक तत्व चूना है। नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। और जैविक पदार्थ। किसमें कमी पाई जाती है? लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल की, कार्बनिक तत्व की, चूने की, चूना है, और नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की कमी क्या है, कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में। और इसको नोट अच्छे से करना। ये क्या है, खेती के लिए अच्छी नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, खेती करना बहुत ज़्यादा कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? तो कौन सा प्रकार बेहतर है? सैलावी। इसको एक और नाम लिखना, खादर। कौन सी मिट्टी है ये? खादर मिट्टी। ये नाम आ सकता है।
कि सैलाबी का दूसरा नाम क्या है, दूसरा क्या है, खादर मिट्टी। इसको भी अच्छे से नोट करना और इसमें तत्व लिखना, पोटास, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। चूना है, चूना कार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व। यहाँ पे क्या है, इसकी इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा अधिकता है। किन 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 तत्वों की, पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्वों की। किसमें, खादर मिट्टी में। इसको खादर को जरूर लिखना आप, ये नाम में दिक्कत नहीं हो, ताकि अगर इसकी जगह खादर मिट्टी आ गया तो आप दिक्कत हो जाएगी, आपने अगर नोट नहीं किया तो इसको नोट जरूर करना, खादर मिट्टी जरूर लिखना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछारी मिट्टी, ए ऑप्शन सही है इसमें। अब कछारी मिट्टी को एक और नाम दिया है, वो भी नोट करना आप, जालोड़ मिट्टी। कौन सी है वो? जालोड़ मिट्टी। इसको भी नोट करना। अगर कछारी मिट्टी ना देके वो जालोड़ मिट्टी लिखा होता ऑप्शन में तो आपको इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या नोट करना, क्या करना है आपको, जालोड़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को क्या कहता है? रेंगूर मिट्टी, बी ऑप्शन सही है इसमें। इसको काली मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काली मिट्टी, ब्रैकेट में जरूर लिखना। और पूछ सकता है वो काली मिट्टी का दूसरा नाम या रेंगूर मिट्टी का दूसरा नाम। और इस क्वेश्चन को भी मोस्ट डालना, स्टार डालना। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। ये कपास के लिए काफ़ी अच्छी है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी बेहतर है। इसलिए क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करना और रिवीजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? वो क्वेश्चन आ चुका है जो अभी देखा था हमने। कौन सी है? कपास। आपको इस कैसे याद रखना है कि कपास के लिए काली मिट्टी अच्छी है? तो का से कपास, का से कपास और का से काली। इस तरह से आप कई ट्रिक्स बना के नोट कर सकते हो। आप इस तरह से का लिखना, फिर आगे लिखना कपास, फिर काली मिट्टी, दोनों को रिलेटिव कर देना। जैसे आप ट्रिक्स बना के लिख सकते हो वैसे लिख सकते हो आप। आपको क्या बस याद रखना है। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? काली मिट्टी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली का रंग लाल होता है, यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी, सी ऑप्शन सही है इसमें। ये देखो, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय, ये नोट करना। और किन किन तत्व की कमी पाई जाती है इसको भी नोट करना आपको। नाइट्रोजन, कौन सा है? नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थ। जैविक पर क्या है? कमी पाई जाती है। इनकी क्या है? कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थ की क्या है? कमी पाई जाती है। इसको नोट करना अच्छे से। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। इन क्वेश्चनों को आप नोट करना और इनके साथ पॉइंट भी जो लिखाए हैं उनको भी नोट करना। इन पॉइंट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इन पे अच्छे से रिवीजन करना और नोट करना। और लिखने के बाद दोबारा नोट रिवीजन करना, आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब नई वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।